तो भाई गोल्डबर्ग का रिटर्न हो गया है कंफर्म। वहीं विंस मैकमैन नहीं है खुश ट्रिपल एच से, और रेसलमेनिया 42 क्यों हो गई है कैंसिल। आइए बात करते हैं इस हफ्ते में हुई सारी WWE की अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, रिसेंटली आपने रॉ पे 2 सो कॉल्ड कॉमेडियंस को देखा होगा। अब इनको क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे है नेटफ्लिक्स, क्योंकि इनका एक शो नेटफ्लिक्स पे आने वाला है तो उसका प्रमोशन चल रहा है और इनको लगता है कि ये सब हरकतें करने से WWE की ऑडियंस इनका शो देख लेगी। हालांकि WWE के फैंस इन सब सेगमेंट को लेकर WWE से नाराज हैं, क्योंकि टैलेंटेड सुपरस्टार्स को सेगमेंट मिल नहीं पाते और ये अधेड़ उम्र के बुड्ढे हमें नंगे दिखाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, ट्रिपल एच के एरा में कहा जाता है कि ट्रिपल एच फैंस की बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या सच में उन सुपरस्टार्स को पुश मिलता है जिनको फैंस चाहते हैं? आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि केरियन क्रॉस को लेके फैंस बड़े एक्साइटेड हैं। सब चाहते हैं कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीते। 40 साल के हो गए हैं, अब पुश नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? बाकी लेटेस्ट रॉ तक तो उनको कोई पुश मिलता नजर नहीं आया है। वही सैमी ज़ेन के साथ उनकी राइवलरी बनती नजर आ रही है। इस साल वैसे एले नाइट से ज्यादा लोग चाहते हैं कि केरियन क्रॉस जीते, लेकिन मुझे लगता है WWE इस साल एले नाइट को ज्यादा कंसीडर कर रही है। दूसरा, WWE में जिनको पुश मिलना चाहिए वो है रूसेफ जैसे डोमिनेट करने वाले बंदे का रिटर्न खिलौना गैंग के सामने करवाते हुए WWE को शर्म नहीं आई और अब उनको शेमस के सामने खड़ा कर दिया है, जो खुद पुश की तलाश में है। अब या तो शेमस और रूसेफ को एक अच्छी स्टोरी लाइन देनी पड़ेगी या फिर दोनों बंदे मिड कार्ड में ही स्ट्रगल करते रहेंगे। बाकी फैंस रूसेफ को ना मिलते पुश की वजह से भी खुश नहीं है। वही रिसेंट रॉ पे चैट गेबल को ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी इंजरी हो सकती थी, जब पेंटा ड्रैगन ली और चैट गेबल पे एक ट्रिपल मूव लगाते हैं। ये देख के मेरे को अच्छा नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि रॉ के एक मिड कार्ड मैच के लिए इतना रिस्की मूव करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन WWE चैट गेबल को हमेशा यूज करती है रिस्की मूव्स देने के लिए। उनको पुश देने की बात आती है तो कॉमेडी सेगमेंट में उन्हें डाल दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से चैट गेबल डिलीवर करते हैं उनको उतना वापस मिलता नहीं है WWE से। भाई जे उसो और गुंथर ने जो लास्ट रॉ पे प्रोमो दिया उससे भी जनता खुश नहीं है, क्योंकि दोनों बंदे सेम बात 1000 बार कर चुके हैं। कहीं ना कहीं गुंथर भी एक ही स्क्रिप्ट को 50-50 बार बोलते हैं। शुरू में वो आके सुपरस्टार की तारीफ करते हैं और उसके बाद उनकी बेइज्जती करते हैं, और यही स्क्रिप्ट को वो काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है ये चीज हमको कुछ दिन और सहनी पड़ेगी जब तक इनकी राइवलरी कंप्लीट नहीं हो जाती। वहीं बैकी लिंच जो काफी टाइम से लायरा वेल्केरिया के साथ में राइवलरी कर रही हैं, नेक्स्ट मैच इनकी राइवलरी का आखिरी मैच होने वाला है। उसके बाद अगर बैकी लिंच टाइटल जीत लेती हैं या नहीं भी जीतती, दोनों केसेस में उनकी राइवलरी बेली के साथ में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि एवोल्यूशन पेपर व्यू पे उन दोनों के बीच में एक फाइनल शोडाउन लिखा जाना है और चांसेस हाई है कि मनी इन द बैंक के अंदर बेली का रिटर्न हो सकता है और वो बैकी लिंच को टाइटल कॉस्ट करवा सकती है। वहीं WWE रिसेंट टाइम में क्राउड के चैंट से बड़ा नाराज है। उनका कहना है कि क्राउड कभी कभी भद्दी गालियां देने लगता है, जो टीवी पे दिखा पाना WWE के लिए मुश्किल हो जाता है। तो पहला सवाल तो ये है कि टीवी लायक तो WWE ने कुछ छोड़ा ही नहीं, और दूसरा कि द रॉक जब अपने प्रोमोज में गालियां दे सकते हैं तो आप क्राउड से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो गालियां ना दें। हालांकि WWE ने कहा है कि अगर ये रैपिडली होता है तो उनको फेक क्राउड नॉइसेस को लगाना पड़ेगा, जो कि एक और गलत मूव हो जाएगा WWE की तरफ से, क्योंकि इसकी वजह से असली जो इमोशंस है क्राउड के वो समझ नहीं आते। वही उसके बाद रॉक्सिन परेज के जजमेंट डे में आने के बाद में एक लव ट्रायंगल चालू होता नजर आ रहा है। ये लव ट्रायंगल हमको लिव, डोमिनिक और रॉक्सिन परेज के बीच में स्टार्ट होता हमको दिख भी रहा है। जैसे एडी गरेरो अपने टाइम पे स्टोरी लाइन्स देते थे, वैसी ही स्टोरी लाइन्स डोमिनिक मिस्टीरियो को भी दी जा रही हैं। ये एक फन स्टोरी लाइन भी बन सकती है अगर WWE इसको सही से पुल ऑफ करे। अगर आप में से किसी ने गरम मसाला मूवी देखी है तो आप मेरी बात समझ पाओगे। वहीं ट्रिक विलियम्स जो कि अभी NXT के रोस्टर में है, उन्होंने जो हेनरी से TNA की चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये चीज अब TNA और WWE के अच्छे रिलेशंस को दिखा रही है और WWE को ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड कर रही है। लेकिन एक हायरार्की WWE को बनानी चाहिए, वरना WWE AAA को भी चलाने की कोशिश कर रही है, TNA को भी चलाने की कोशिश कर रही है। इस सबसे क्राउड के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि क्या चीज देखे क्या चीज नहीं देखे। इसीलिए WWE को अब एक हायरार्की बनानी चाहिए NXT के अलावा भी, जहाँ लेवल बाय लेवल सुपरस्टार्स ग्रो करते रहे और मेन शोज तक पहुंच पाए। वहीं ब्रॉन्जन रीड को क्यों सेथ की टीम में डाला गया है, ये चीज भी रिवील होती है, और इस चीज के पीछे असली कारण क्या है, स्टोरी लाइन के हिसाब से तो एक्सप्लेन WWE कर ही रही है, लेकिन इसके पीछे एक और असली कारण भी है। देखिए, ब्रॉन ब्रेकर WWE की नेक्स्ट बिग थिंग है। उनको WWE एक मेन इवेंट स्टार बनाना चाहती है, तो उनको रॉ के छोटे मोटे सेगमेंट में पिन करवा नहीं सकते। दूसरी तरफ सेथ को लीडर बना रखा है तो उनको भी पिन नहीं करवा सकते, इसीलिए ब्रॉन्जन रीड को इनकी टीम में डाला गया है। वैसे तो इस फैक्शन को लंबे टाइम तक पुश मिलने वाला है और बहुत कम हार ये हारने वाले हैं, लेकिन जब भी ये हारेंगे आप मोस्टली देखोगे कि ब्रॉन्जन रीड ही पिन हो रहे हैं। WWE के प्लान अभी ब्रॉन्जन रीड को लेके क्लियर है नहीं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को उनको बड़ा स्टार बनाना है, ये चीज उनके दिमाग में क्लियर है। इसीलिए ब्रॉन्जन रीड को एज अ धोबी का कुत्ता यूज किया जाएगा। वहीं दोस्तों, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो जेलिना वेगा ने एक बॉच 619 मारा था, वो लग तो बिल्कुल फेक रहा था, लेकिन उसी की वजह से चेल्सी ग्रीन को सच में नाक में इंजरी हो गई है। मतलब जो चीज रियल
रियल लगती है उससे इंजरी नहीं होती, लेकिन जो चीज अनरियल लगती है उससे हो जाती है। बात तो सही है। अब हो सकता है कि चेल्सी ग्रीन के कैरेक्टर के अंदर हमको एक मास्क ऐड होता भी नजर आए। बाकी दोस्तों अब एक न्यूज निकल के आई है टीकेओ के बारे में। वैसे तो टीकेओ एक बिजनेस हब है जो काफी गलत डिसीजंस लेता रहता है, लेकिन टीकेओ ने कुछ अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं WWE सुपरस्टार्स के लिए। अगर हम उनके बैड पॉइंट्स बताते हैं तो उनके सही पॉइंट्स भी हमको बताने चाहिए। तो रिसेंटली उन्होंने WWE के सारे सुपरस्टार्स को मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, कौन से ट्रीटमेंट के क्या नुकसान है, क्या फायदे, सबकी नॉलेज दी WWE सुपरस्टार्स को। सुपरस्टार्स रेगुलर बेसिस पे इंजर्ड होते रहते हैं तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जल्दीबाजी में कोई गलत ट्रीटमेंट ना करवा ले, इसलिए उनको नॉलेज होना जरूरी है। टीकेओ ने ये स्टेप लेके बहुत अच्छा डिसीजन लिया ताकि कोई भी सुपरस्टार फ्यूचर में जाके स्ट्रगल ना करे। साथ ही वो सुपरस्टार्स को ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि प्रायर नोटिस देके वो ऑफ भी ले सकते हैं WWE से। वही मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए तो ऑफ उनको मिलेगा ही मिलेगा। खैर विंस के टाइम पे भी सुपरस्टार्स का ख्याल सही से रखा जाता था, लेकिन टीकेओ के टाइम पे ये और ज्यादा सिक्योर हो गया है। इस तरीके की फैसिलिटीज की वजह से सुपरस्टार्स कम इंजर्ड होते हैं और उनके ऊपर मेंटल प्रेशर भी कम आता है, तो ये चीज काफी अच्छी है। वहीं दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट की एंडिंग में ये भी दिखाया जाता है कि कोडी रोड्स की जैकेट पहनते हैं जे उसो और कोडी रोड्स जे उसो की तारीफ करते भी वहाँ नजर आते हैं। वहीं दोस्तों मिक फूली का भी एक बहुत ही अच्छा जेस्चर सामने निकल के आया है जब उन्होंने साबू के बिल्स भरने के लिए अपनी WWE चैंपियनशिप को ऑक्शन कर दिया। ये चीज बताती है कि मिक फूली ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों जगह पे बड़े ही खास आदमी है। वहीं दोस्तों व्हाइट सिक्स की एंट्री तो वापस हो चुकी है स्मैकडाउन पे, लेकिन क्या वो हील है या फेस अभी तक ये रिवील नहीं हुआ। खैर उन्होंने अटैक तो सारी टैग टीम्स पे किया है, लेकिन दोस्तों अभी उनका कैरेक्टर बड़ा ही न्यूट्रल रहने वाला है। वो टैग टीम के सेगमेंट में ही हमें रिवॉल्व करते नजर आएंगे और ये चीज उनके लिए अच्छी भी है क्योंकि उनको और ज्यादा बैक स्टेज अपीयरेंस मिलेंगी, जो चीज इन डार्क मिस्ट्री वाली स्टोरीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं दोस्तों एक बड़ी स्टोरी ये चल रही है कि रेसलमेनिया 42 कैंसिल हो रहा है। मतलब कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन उसका वेन्यू चेंज हो रहा है। बताया जा रहा है कि न्यू ऑरलियंस में होने वाला रेसलमेनिया 42 अब लास वेगस में होने वाला है। अब इसके पीछे क्या कारण है आपने गैस तो कर लिया होगा, मनी 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 मनी। क्योंकि न्यू ऑरलियंस के अंदर रेसलमेनिया उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा जितना लास वेगस में करके दिया था। इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद में रेसलमेनिया का वेन्यू ही चेंज कर दिया गया। इस चीज से तो आप समझ ही गए होंगे कि WWE कितना ज्यादा पैसों के बारे में और प्रॉफिट्स के बारे में सोचने लगी है। अब इतने पैसे कमाई रहे हो तो रेसलमेनिया तो अच्छी दे देना। बाकी बुरा तो बहुत लगा होगा न्यू ऑरलियंस के लोगों को, क्योंकि उनके इमोशन से ज्यादा पैसे को वैल्यू दी गई। लेकिन यही दुनिया है दोस्तों, यहाँ सिर्फ पैसा चलता है, पैसा। वहीं जोनाथन कोचमैन WWE से जुड़ा एक बहुत बड़ा नाम बताते हैं कि विंस मैकमैन अभी ट्रिपल एच और स्टेफनी के साथ में बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि वो ट्रिपल एच के WWE को लेकर डिसीजन से बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे। अभी के टाइम पे विंस मैकमैन सिर्फ शेन मैकमैन से ही बात करते हैं और हो सकता है कि विंस की ईगो ज्यादा हर्ट हो गई तो वो फिर से WWE को खरीद लें। हालांकि जोनाथन कोचमैन कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, लेकिन अगर ये चीज हो जाती है तो ये बहुत बड़ा शॉकर हो जाएगा। वही ड्रू मैकिंटायर जिनका ये साल वैसे ही खराब जा रहा था, पता चलता है कि उनको अब एक नेक इंजरी भी हो चुकी है। इस इंजरी के चलते कुछ टाइम के लिए वो ऑफ कैमरा रहने वाले हैं और जो डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी थी, हो सकता है कि ये यहीं पे अब खत्म हो चुकी है। भाई दोस्तों गोल्डबर्ग का रिटर्न अब 100% कंफर्म हो गया है। 2025 में वो हमें दिखाई देने वाले हैं 100%। मोस्ट प्रोबेबली तो वो गुंथर के सामने ही खड़े होंगे और बताया ये भी जा रहा है कि उनका फेयरवेल मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो सकता है। लेकिन दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर वो गुंथर की जगह जॉन सीना पे अटैक कर देते हैं और जॉन सीना रिटायर होने से पहले गोल्डबर्ग को रिटायर कर देते हैं। ये एक अच्छा खास मूवमेंट बन सकता है, लेकिन गोल्डबर्ग इसके लिए मानेंगे नहीं, क्योंकि गोल्डबर्ग अपने आखिरी मैच में तो जीत के ही जाना चाहते हैं। वो एक हीरो बन के जाना चाहते हैं, इसीलिए वो एक और मैच करने भी आ रहे हैं। ये चीज एज अ प्रोफेशनल तो सही नहीं है, लेकिन गोल्डबर्ग का मन WWE रख लेगी। सो बातें हैं दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चंस पे जो आपने मेरे से टेलीग्राम पे पूछे थे। जिन लोगों को पता नहीं, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। वहीं पे दोस्तों मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप सबकी क्या सवाल है और वहीं से सवाल पिक करता हूँ, तो इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी सबसे पहले अजीज इकबाल पूछते हैं, डू यू प्रेफर ट्रिपल एच और विंस मैकमैन्स एरा? देखिए एरा कोई सा भी हो, मेरे को फर्क पड़ता है स्टोरी लाइन से। अगर किसी की स्टोरी अच्छी है और मुझे एंटरटेन कर रही है, उसी चीज से मेरे को फर्क पड़ता है। विंस मैकमैन के एरा की बात करूँ तो मेरे को शील्ड की स्टोरी अच्छी लगी थी और नेक्सस वाली स्टोरी भी अच्छी थी एंडिंग को छोड़ के। बाकी ट्रिपल एच के एरा में हमको कोडी रोड्स, रोमन और रॉक की कहानी देखने को मिली, जो अपने आप में एक लेवल सेट करके गई है। तो दोस्तों एरा से फर्क नहीं पड़ता है, एक अच्छी स्टोरी लाइन बनाने से फर्क पड़ता है। सो प्रीतम कुमार पूछते हैं, भाई आपने बोला था ECL के बाद डेली वीडियो आएगी पर वीडियो आ नहीं रही है,
क्यों? देखो भाई, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक यूट्यूबर की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। आपको सिर्फ एक वीडियो दिखती है, लेकिन वीडियो के पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। और मेरी तो एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस आती है, तो मेरी 2-2 3-3 कहानियां चल रही होती हैं। तो इतनी सारी चीजों को प्लान करना होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी पीछे आते रहते हैं। और मेरा जो चैनल है वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, तो मेरे को चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, मेरा हमेशा से फोकस इस चीज पे रहा है कि मैं क्वालिटी अच्छी दूं, क्वांटिटी थोड़ी कम हो, चल भी जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। इंप्रूवमेंट तो आप लोगों के सामने धीरे धीरे आती ही रहेगी। बाकी मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा, लेकिन ये जरूर प्रॉमिस करूंगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया तो लेके आता रहूंगा। बाकी दोस्तों, कोशिश तो पूरी है, देखते हैं कब काम आएगी। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।